नमस्कार मित्रों, 27 अप्रैल 2022 की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अप्रैल 2022 में करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण खबरें आप सबके सामने लगातार हम रख रहे हैं। उसके बावजूद भी आप लोग तैयारी मजबूत नहीं कर रहे हो तो ये आपकी गलती मानी जाएगी। मेरे मित्रों, करंट अफेयर्स में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। ये आपको बार बार कहा जा रहा है। एग्ज़ाम तक आपको 100% काम करवाया जाएगा। इस पूरे वीडियो की टेलीग्राम जो लिंक है उस पर पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग 89478323 और 70 जो नंबर है इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं ताकि आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाए। और जिन्होंने पहले से कर रखा है उनको करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी बाधा के, बिना किसी देरी के। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, ये मंजिल ही तेरा नसीब है। तो आप अपनी मंजिल के बहुत करीब आ चुके हो मेरे मित्रों। आप एक बाधा को पार कर चुके हो। अब मात्र कुछ एक विद्यार्थियों में से आपका चुनाव होना है। तो आप अपनी हार जो है वो स्वीकार नहीं करें। आप अंतिम समय तक लड़ते रहें। हार नहीं होगी, निश्चित आपकी जीत होगी। तो हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे करीब है, बस आगे बढ़ता जा, ये मंजिल ही तेरा नसीब है मेरे मित्रों। तो चलिए, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और जवाब देने की कोशिश करिए। रायसीना डायलॉग 2022 के जो संस्करण है इसका उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया मेरे मित्रों? यहाँ पर है 7वें संस्करण का। कौन से 7वें संस्करण का अभी हाल ही में उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, उर्सुला वॉन डेर लेयन, ए व बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। वैसे भारत की तरफ से अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग जो है इसके शुरुआत की। लेकिन अभी यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय संघ की जो अध्यक्ष है वो भी भारत दौरे पर आई है। तो इन दोनों ने मिलकर इसका क्या किया है, अभी उद्घाटन किया। ये जो रायसीना डायलॉग है ये अभी रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है उस विवाद को लेकर के जो है वो विभिन्न देशों के विदेश मंत्री और भारत सरकार के और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच में भारत का क्या रुख है और यूरोप के जो देश हैं उनका क्या रुख है उसको लेकर के इसके बीच में बातचीत हुई। और अभी हाल ही में मोदी जो है वो यूरोप के दौरे पर जाने वाले हैं और रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे इस विवाद को लेकर है वो बातचीत करने वाले हैं ताकि भारत पर रूस के किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का प्रभाव भारत पर ना पड़ पाए। अगर रूस प्रतिबंध लगाता भी है तो भी प्रभाव नहीं पड़े, और वैसे भी प्रतिबंध लगाए नहीं। जैसे हमारा तेल जो है, इस तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। तो ये सारे जो वैश्विक स्तर पर होने वाली घटनाएं उसके कारण पड़ने वाला व्यापार पर जो प्रभाव है वो नहीं पड़े, इसको लेकर सारी बातचीत इस समारोह में होगी। अभी देखिए, ये रायसीना डायलॉग जो है इसमें बातचीत हुई है। यहाँ पर आपके सामने है रायसीना डायलॉग दिल्ली से शुरू। तो कहाँ से शुरू हुआ ये भी ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में निश्चित सवाल आएंगे मेरे मित्रों जो वैश्विक स्तर की घटनाएं हैं उससे रिलेटेड। रायसीना डायलॉग का आयोजन दिल्ली में किया गया। मोदी जा रहे हैं यूरोप, शांति का फॉर्मूला करेंगे साझा। यहाँ पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष जो है वो उर्सिला मोदी जी के साथ उन्होंने मुलाकात की है। और इसमें आप साफ देख सकते हैं, मैंने ये सब कुछ आपको पढ़कर सुनाया है वैसे भी, लेकिन आप लोग देख सकते हैं डेनमार्क जो है वहाँ की राजधानी जो है कोपेनहेगन, वहाँ पर भी मोदी जी जाने वाले हैं। इसके अलावा जर्मनी और फ्रांस के नेताओं से भी वो बातचीत करने वाले हैं। तो यहाँ पर नॉर्डिक जो देश हैं, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में होने वाली नॉर्डिक देशों की शिखर सम्मेलन की बैठक में मोदी जी भाग लेंगे। और यहाँ पर जो है जो जर्मन चांसलर है ओलाफ शुल्ज, जो नए चांसलर बने हैं ओलाफ शुल्ज, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ होने वाली मोदी की बैठक है वो भी अहम मानी जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले देशों में कुछ न कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा। पोलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे समेत 8 देशों के विदेश मंत्री यहाँ जो रायसीना डायलॉग आयोजित हुआ उसमें पहुंचे थे। तो ये अभी जो है वो लेटेस्ट खबर है, इसके बारे में आप लोग लगातार अपडेट रखना। तो रायसीना डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया, पहला सवाल तो परीक्षक आपसे यही पूछेगा। तो यहाँ ध्यान रखना, नई दिल्ली में जो है इस प्रकार के सम्मेलन का क्या किया गया मेरे मित्रों, आयोजन किया गया। यहाँ पर किस जगह आयोजन हुआ, रायसीना डायलॉग का आयोजन कहाँ पर किया गया, अगर ऐसा कोई सवाल आपसे पूछे तो आप जवाब देने की स्थिति में रहेंगे। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। और इसमें यूरोपीय संघ की जो अध्यक्ष है उर्सुला, उन्होंने क्या किया, इसमें भाग लिया। चलिए अगला सवाल देखिए। ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, यानी जो बधिर बच्चे हैं उनके लिए एक ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। इसके अलावा मैंने स्ट्रीट क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भी बताया था, उसका आयोजन भारत में किया जा रहा है मेरे मित्रों। और ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक जो है उसका आयोजन ब्राजील में किया जा रहा है, ये ध्यान रखना। कहाँ पर, ब्राजील में। मूक बधिर जो बच्चे हैं उनके लिए जो
ओलंपिक है उनका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, ब्राजील में अभी आयोजित किया जा रहा है और भारत और राजस्थान के कई खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। उन सब का अभी हाल ही में युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री, युवा एवं खेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं उन्होंने उनसे मुलाकात की है। खेल मंत्री जो हैं वो कौन है, अनुराग ठाकुर हैं, अनुराग ठाकुर हैं। और वो लगातार जो है जैसे यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जा रहा है बेंगलुरु में, तो वहाँ पर भी वो पहुँच रहे हैं और अलग अलग स्थानों पर जाकर इनसे बातचीत करें खिलाड़ियों से। चलिए अगला सवाल ज़रा देखिए क्या है। अगला सवाल है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मलेरिया दिवस 25, 24, 26, 27 अप्रैल, इनमें से कौन सी अप्रैल की तारीख को मनाया जाता है। तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस जो है वो मनाया जाता है। आपको पता है मच्छर जो होता है, इस मच्छर के काटने से जो है वो मलेरिया रोग जो है वो सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, फैलता है। तो मच्छरों का ध्यान रखें भैया गर्मियों में, वरना तो आपको मलेरिया भी हो सकता है। अब मलेरिया के बारे में विस्तार से बातचीत करते हैं। यहाँ पर आपके सामने विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को वैश्विक स्तर पर मलेरिया जैसी घातक बीमारी के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन किया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस पर विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य मलेरिया को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, समुदायों व आम जनमानस के बीच में सहयोग स्थापित करना है। विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करना है। विश्व मलेरिया दिवस का विचार अफ्रीका मलेरिया दिवस से विकसित किया गया था। अफ्रीका मलेरिया दिवस मूल रूप से एक ऐसी घटना है जिसे वर्ष 2001 से अफ्रीकी सरकारों द्वारा मनाया जा रहा है। ये पहली बार वर्ष 2008 में आयोजित किया गया था। वर्ष 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा के 60वें सत्र के दौरान अफ्रीका मलेरिया दिवस को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। प्लाज्मोडियम परजीवी जो होता है, उस प्लाज्मोडियम के कारण होने वाला मच्छर जनित रोग है मेरे मित्रों। ये परजीवी संक्रमित मादा एनफ्लीज जो मच्छर है उसके काटने से फैलता है। यानी परजीवी से होने वाला संक्रामक रोग तो है, लेकिन मादा एनफ्लीज की वजह से होता है। पुरुष नहीं कर पाता भाई, काटती मादा ही, और मादा के काटने से ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं। मलेरिया रिपोर्ट 2020 के मुताबिक विश्व स्तर पर मलेरिया के लगभग 229 मिलियन मामलों प्रतिवर्ष सामने आ रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने मलेरिया उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। रिपोर्ट की माने तो भारत एकमात्र उच्च स्थानिक देश है जिसने वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में 17.6% की गिरावट दर्ज की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत वैश्विक मलेरिया के 3% का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत बड़ा आंकड़ा है मेरे मित्रों, लेकिन परीक्षा के सवाल सुन लो। प्लाज्मोडियम परजीवी मादा एनफ्लीज मच्छर दिवस किस दिन आता है, और यहाँ पर जो है इस बार की जो थीम है वो भी ध्यान रखिएगा, मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। यह इस बार की क्या रही है, थीम रही है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या। 24 अप्रैल को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लवा नहीं है ये लता है भैया, क्या है, लता जो है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और उसी दिन नरेंद्र मोदी को यह पहला पुरस्कार जो है, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो किसको प्रदान किया गया, नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। राजनाथ सिंह जी हमारे क्या हैं भैया, रक्षा मंत्री हैं। इसके अलावा मेरे मित्रों वेंकैया नायडू जो है वो हमारे क्या हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं। और प्लस इसके साथ साथ मेरे मित्रों रामनाथ कोविंद जो है वो भारत के क्या हैं भैया, राष्ट्रपति के पद पर आसीन है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति यानी भारत का प्रथम पुरुष अगर किसी को कहें तो वो कौन है, राष्ट्रपति जी। तीनों सेनाओं के कमांडर हैं ये। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पहला पुरस्कार जो है वो नरेंद्र मोदी जी को क्या किया गया है, प्रदान किया गया। अब इसके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया। मुंबई में आयोजित 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में देश और समाज के निस्वार्थ सेवा करने हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार महान गायिका लता मंगेशकर की स्मृति और सम्मान में स्थापित किया गया है, जिसका फरवरी 2022 में 92 वर्ष की आयु में क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। लता दीनानाथ मंगेशकर और लता मंगेशकर की बात करें तो भारत की कोकिला के नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे बहुमुखी गायिकाओं में से एक थी। उन्होंने 1000 से अधिक हिंदी और 36 क्षेत्रीय फिल्मों के 5000 से अधिक गानों को आवाज़ जो है वो दी है। इसके लिए भारत ने उन्हें भारत रत्न सम्मान से भी क्या किया है, सम्मानित कर रखा। और ये परीक्षा में अभी हाल ही में 2 परीक्षाओं में यही सवाल पूछा जा चुका है, जरा देखिएगा। वर्ष 1974 में रॉयल अल्बर्ट हॉल यूके के में परफॉर्म करने वाली वह पहली भारतीय बनी। उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 15 बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ
5 सर्व पुरस्कार, 2 फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, कई अन्य पुरस्कार उनको प्रदान किए गए। 1989 में लता मंगेशकर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2001 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मैं याद करने के लिए सिर्फ ये 2 ही पंक्तियां कहूँगा आपको इस पूरी कहानी में से, लेकिन कुछ और बातें जो आएगी वो भी कहेंगे। लेकिन भारत रत्न 2001 में दिया गया, यह बात अभी अभी 2 परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार उनको 1989 में दिया गया, अब यह आना बाकी है, तो इसको जरा देख लीजिएगा। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको दिया गया, 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2007 में फ्रांस की सरकार ने इन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। 1974 में लता मंगेशकर ने गिनीज रिकॉर्ड में भारतीय संगीत के इतिहास के सबसे अधिक दर्ज की गई कलाकार होने का गौरव उनको प्राप्त है। 2019 में भारत सरकार द्वारा उन्हें 90वें जन्मदिन पर उन्हें डॉक्टर ऑफ द नेशन अवार्ड से भी क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। इसके बाद मेरे मित्रों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न देशों से विभिन्न पुरस्कार मिले हैं, जिनमें भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें 2021 में दिया गया था। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो है, यह जो है उन्हें दिया गया। नगदग पेलजी खोरलो के नाम से भी इसे जाना जाता है। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व के लिए उन्हें 2021 में जो है वो पुरस्कार सम्मानित किया गया। अमेरिकी सरकार द्वारा लीजन ऑफ मेरिट 2020 पुरस्कार दिया गया और पहला फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 में उन्हें प्रदान किया गया। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड स्वच्छ भारत अभियान 2019 के लिए उन्हें बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा भी यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था। इसके अलावा मेरे मित्रों, ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड जो वो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड 2019 में रूस का नागरिक सम्मान जो है वो उन्हें प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन मालदीव के द्वारा उन्हें दिया गया। पुनर्जागरण के राजा अहमद आदेश प्रथम श्रेणी 2019 में उन्हें बहरीन सरकार द्वारा दिया गया। फिलिस्तीन राज्य का ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 में उन्हें प्रदान किया गया फिलिस्तीन सरकार द्वारा। सियोल ऑफ पीस प्राइज जो है सियोल पीस प्राइज उन्हें प्रदान किया गया था दक्षिण कोरिया के द्वारा। इस प्रकार के विभिन्न पुरस्कार जो है वो उनको दिए जा चुके हैं। चैंपियन ऑफ द अवार्ड जो है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2018 में अब्दुल अजीज अहमद सऊद ऑर्डर जो है वो सऊदी अरब के द्वारा उन्हें दिया गया 2016 में। गाजा अमीर अमानुल्लाह खान स्टेट होल्ड जो है वो अफगानिस्तान सरकार के द्वारा 2016 में उन्हें ये सम्मान दिए। ये सब सम्मान नरेंद्र मोदी को जो है वो विभिन्न देशों के द्वारा पहले ही मिल चुके हैं। ये मोदी जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो पहला पुरस्कार इनको प्रदान किया गया अभी हाल ही में। चलिए अगला सवाल देखिए मित्रों क्या है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो सुमन बेरी नीति आयोग के कौन से उपाध्यक्ष बने हैं। तो ये मैं कल की क्लास में आपको बता चुका हूँ। हालांकि सुमन बेरी जो है वो नीति आयोग के नए जो हैं वो उपाध्यक्ष बनने जा रहे हैं और यह उपाध्यक्ष जो है वो किसके स्थान पर बनेंगे, तो यह है राजीव कुमार के स्थान पर बनेंगे। राजीव कुमार के स्थान पर इन्हें नया अध्यक्ष जो है वो क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो राजीव कुमार के नया स्थान पर नया जो है वो उपाध्यक्ष किसको बनाया जा रहा है, तो यह बनाया जा रहा है सुमन बेरी को। ये कौन से होंगे, पहले दूसरे तीसरे चौथे। देखिए भैया, पहले तो आपके कौन थे, अरविंद पनगड़िया का नाम आपने सुना होगा, अरविंद पनगड़िया पहले थे। दूसरे कौन थे, तो दूसरे भैया साहब आपके राजीव कुमार हैं। और अब तीसरे जो हैं वो कौन होंगे मेरे मित्रों, तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि ये कौन से होंगे। तो तीसरे नंबर के होंगे, ये भी आप लोग शायद मेरे हिसाब से याद कर लोगे। चलिए इसके बाद अगले सवाल पर बात करें उससे पहले विस्तार से जरा देख लीजिएगा सुमन बेरी के बारे में कुछ खबरें आपके सामने सुना देते हैं। हाल ही में राजीव कुमार द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने के बाद केंद्र सरकार ने अर्थशास्त्री सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया। अभी हाल में सुमन बेरी को पहले नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य और बाद में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1 मई 2022 को यह पद ग्रहण करेंगे। सुमन बेरी वर्ष 2001 से वर्ष 2011 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के महानिदेशक भी रह चुके हैं। वह सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च दिल्ली में एक वरिष्ठ विजिटिंग फेलो भी रह चुके हैं तथा वाशिंगटन डीसी में वुड्रो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलरशिप एशिया प्रोग्राम में ग्लोबल फेलो भी रह चुके हैं। इसके अलावा वह ब्रूगल के एक अनिवासी फेलो भी हैं जो ब्रुसेल्स आधारित आर्थिक नीति अनुसंधान संस्था है। उन्होंने भारत के सांख्यिकी आयोग, प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद और मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। तो सुमन बेरी का नाम तो अब याद करना ही है, कोई इलाज नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है और आएगा, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। तो चलिए अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। अगस्त में मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और इनकी सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य न्यायाधीश कौन बनने जा रहे हैं,
तो आपको पता होना चाहिए अब सेकंड नंबर पर जो है वो कौन है। अगर ये पता है तो आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। यानी सीनियरिटी के हिसाब से बात की जाए तो मेरे मित्रों अभी सेकंड नंबर पर यू ललित है। इनका नाम क्या है? यू ललित है। और यू ललित का सवाल अभी हाल ही में नालसा के बारे में आपने सुना होगा। नालसा के अध्यक्ष के बारे में सवाल पूछा जा चुका है। नालसा जो है ये हाईकोर्ट एलडीसी में सवाल आया मेरे मित्रों। अच्छा सवाल था, बहुत शानदार सवाल था। नालसा के अध्यक्ष जो है उमेश कुमार हैं, यानी संरक्षक तो हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, लेकिन उदय उमेश ललित जो है वो नालसा के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये उदय उमेश ललित यू ललित का पूरा नाम है और अभी हाल ही में सेकंड नंबर पर यही हैं। तो ये है क्या बनने वाले हैं अगले वर्ष जो है, यानी अगस्त में ये रिटायर होंगे। उसके बाद नवंबर में उदय उमेश ललित रिटायर होंगे, तो उनके स्थान पर डी.वाई. चंद्रचूड़ तीसरे नंबर के हैं। ये क्या हैं? अभी थर्ड नंबर पर हैं, ये चंद्रचूड़ बनेंगे। और इंदिरा बनर्जी थोड़े समय बाद ही क्या होने वाली है? रिटायर होने वाली है। उसके बाद महिलाओं की संख्या घटकर 3 रह जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। तो उदय उमेश ललित जो है वो अभी जल्द ही अगस्त माह में मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के। चलिए इस बात को भी आपको समझा देते हैं। इस साल 2 नए सीजीआई भारत को मिलने वाले हैं, जिसमें से एक आपके सुप्रीम कोर्ट इस साल 2 मुख्य न्यायाधीश देखेगा। उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया अगस्त से नवंबर तक चलने वाली है। अगस्त में प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इनकी जगह वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस उदय उमेश ललित जो हैं वो लेंगे। इनका कार्यकाल 2 से 2.5 महीने का रहेगा। नवंबर में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ नए प्रधान मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। इनका कार्यकाल 2 साल तक का रहेगा। जस्टिस इंदिरा बनर्जी 23 सितंबर को रिटायर होने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में उनके रिटायर होने के बाद महिला जजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये आंकड़ा आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बाद में। चलिए अभी कितना है? तो 4 का आंकड़ा है। अगला सवाल जरा सुनिए मित्रों, क्या है? स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को सेना में शामिल हाल ही में किया गया है। किस देश से यह स्पाइक नाम की जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये ली गई है? ये नाम याद रखिएगा, स्पाइक चर्चा में आया है तो स्पाइक नाम से आपसे पूछा जा सकता है। स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो वो किस देश से ली गई है? तो ये इजराइल से ली गई है। इजराइल एक यहूदी देश है, आपको पता होना चाहिए, यहूदी देश है। और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति जो भारत ने ग्रहण की है वो इजराइल देश से ही ग्रहण की है। और रक्षा क्षेत्र में अब जो है वो भारत का विश्वास किसके प्रति बढ़ता जा रहा है? इजराइल की तरफ बढ़ता जा रहा है। और नरेंद्र मोदी हमेशा इजराइल की विभिन्न पद्धतियों का क्या करते हैं? जिक्र करते हैं। तो जरा देखिएगा, स्पाइक मिसाइल सेना में शामिल। लद्दाख में चीन द्वारा जारी तनाव के बीच में भारतीय वायुसेना ने इजरायली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक NLOS नॉन लाइन ऑफ विजन को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। वायुसेना के MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों में इसे लगाया जाएगा और यह मिसाइल करीब 30 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाने में क्या है? सक्षम है। तो स्पाइक मिसाइल जो है इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल जरा देखिए मित्रों, क्या है? प्रधानमंत्री ने रतले व क्वार पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। यह किस नदी पर बनाई जा रही है? तो यह जो है वो चिनाब नदी पर जो है वो बनाई जा रही है। और इस चिनाब नदी पर बनने वाली इन परियोजनाओं के लेकर के पाकिस्तान जो वो बौखलाहट है, उन्होंने कहा कि आप सिंधु जल समझौता जो हुआ था उसका उल्लंघन करें। क्या करें? सिंधु जल समझौते में यही बात कही गई थी, ऊपर वाली 3 नदियों का जल तो पाकिस्तान को मिलेगा, नीचे वाली तीनों नदियों का, व्यास, सतलज और रावी, इन 3 नदियों का जल जो है वो किसको मिलेगा? भारत को मिलेगा। और सिंधु, झेलम और चिनाब जो है इन तीनों नदियों का जल जो है वो किसको मिलेगा? पाकिस्तान को मिलेगा। तो पाकिस्तान ये आरोप लगा रहा है कि चीन नदी पर जो आप पन बिजली परियोजना जो लगा रहे हैं, आधारशिला मोदी जी ने रखी है, यह जो है वो इस समझौते का क्या है? पूर्णतः उल्लंघन है। इसके बाद अगला सवाल है मेरे मित्रों कि भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली सांबा किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह पल्ली जो सांबा है यह पहली कार्बन न्यूट्रल यानी जीरो कार्बन उत्सर्जन वाली पंचायत समिति बन चुकी है। यहाँ पर सब कुछ जो है वो किस पर आधारित हो चुका है? सौर ऊर्जा पर संचालित हो चुका है सब कुछ मामला यहाँ पर। तो 100% जीरो कार्बन उत्सर्जक इसको कह सकते हैं। तो ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो मनोज सिन्हा है भैया। कौन है? मनोज सिन्हा वर्तमान में यहाँ के क्या है? उपराज्यपाल है। तो चलिए इसके बाद आपको सही जवाब देखना था, तो जम्मू कश्मीर इसका सही जवाब है। आप सवाल और उसकी संदर्भ में स्टिक बात याद रखिए, इधर उधर घुमाने फिराने की बात याद करने की जरूरत नहीं मेरे मित्रों। ना करंट अफेयर से ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 14 से 15 मई 2022 से पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 14 से लेकर के 15 मई, 14 से 15 मई यानी 2 दिवसीय अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया जाना है? हैदराबाद में, कलकत्ता में, मुंबई में, कहाँ पर किया जाना है मेरे मित्रों? तो इसका सही जवाब जो है वो मुंबई है, यानी महाराष्ट्र की राजधानी, देश की आर्थिक राजधानी जो है यहाँ पर किया जाएगा, यहाँ पर किया जाएगा। और महाराष्ट्र जो है वो आजकल खूब चर्चा में है। अगर आपने देखा हो तो 2 राज्य जो है, एक तो है
कर्नाटक राज्य और एक है महाराष्ट्र। कभी जो है वो मस्जिदों पर लगे स्पीकर, कभी मंदिरों में हनुमान चालीसे को लेकर किसी भी न किसी विवाद को लेकर जो है वो अभी चर्चा में है ये सब। और कर्नाटक तो रोजाना चर्चा में रहता है। अभी जो है वो बाइबिल का वहाँ नया मुद्दा आ चुका है। बाइबिल जो है इसको लेकर के विद्यालयों में आने को लेकर जो है वो विभिन्न घटनाएं आ रही है, तो यह अनिवार्य करना भी एक प्रकार की बात कही जा रही है वहाँ पर। तो ये सब विवाद जो है वो कर्नाटक से संबंधित हैं। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग करें तो अंग्रेजी भाषा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, अगर आपसे कोई पूछे तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 तारीख को। यह दिवस अंग्रेजी भाषा के महान साहित्यकार विलियम शेक्सपियर के जन्म दिवस को चिन्हित करता है। अंग्रेजी भाषा के सबसे प्रसिद्ध नाटककार होने के साथ साथ शेक्सपियर का आधुनिक अंग्रेजी पर भी काफ़ी अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। शेक्सपियर ने अपने संपूर्ण जीवन काल में कुछ 38 नाटक लिखे। अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति मध्यकालीन इंग्लैंड में मानी जाती है और वर्तमान में यह विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। उपलब्ध आंकड़ों की माने तो विश्व के कुल 195 देशों में से 67 देशों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। विदित हो कि फरवरी 2010 में सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने भाषा दिवस का शुभारंभ किया था। संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस संगठन की 6 आधिकारिक भाषाओं को संरक्षण प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र जो है वो आधिकारिक कौन कौन सी भाषाएं हैं, जिसमें अंग्रेजी 23 अप्रैल को, अरबी 18 दिसंबर को, चीनी 20 अप्रैल को, स्पेनिश 23 अप्रैल को, रूसी 6 जून को और फ्रेंच 20 मार्च को जो है ये दिवस यूएनओ के द्वारा जो है वो अधिकृत किए गए हैं मेरे मित्रों। तो आपको सिर्फ मोटी मोटी बात याद रखनी है कि शेक्सपियर की स्मृति में 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस जो है वो क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अब है एक धांसू खबर जो आपको हिला सकती है। अगर आप लोगों की रुचि इस प्रकार के मामलों में है तो वाकई में आपको इंटरेस्ट आने वाला है इस खबर में पढ़कर। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर, ये जो ट्विटर नामक कंपनी है अब किसकी होने जा रही है, एलन मस्क की होने जा रही है। यानी पराग अग्रवाल जो हैं वो राजस्थान के हैं और अजमेर के रहने वाले हैं। जिस कंपनी के वो सीईओ हैं वो कंपनी अब किसकी होने जा रही है, एलन मस्क की होने जा रही है मेरे मित्रों। ट्विटर ने घोषणा की है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीद लिया है। ट्विटर बोर्ड के अध्यक्ष ब्रेड टेलर ने कहा कि बोर्ड ने मूल्य निश्चितता और वित्त पोषण पर ध्यान देते हुए एलन मस्क के प्रस्ताव का आकलन करने के लिए व्यापक प्रक्रिया का पालन किया है। अब आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आते हैं। ट्विटर के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग अग्रवाल ने कहा कि ट्विटर का उद्देश्य और प्रासंगिकता पूरी दुनिया को प्राथमिक प्रभावित करती है। ट्विटर बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित इस समझौते के अंतर्गत ट्विटर के शेयर सूची में हटा दिए जाएंगे और इसका निजीकरण कर दिया जाएगा। अब देख लीजिएगा 3.37 लाख करोड़ में ये डील जो है इसको मंजूरी मिल चुकी है और अब एलन मस्क की होने जा रही है ये वाली कंपनी। और भारत में आपको पता होगा हमारे नितिन गडकरी साहब जो हैं वो एलन मस्क को भारत में टेस्ला कंपनी जो है उसके संयंत्र जो है वो भारत में स्थापित करने के जो न्योता है वो भी उन्होंने भेजा है। तो ये सब बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद है भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह है क्या है, जरा इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर है भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह को गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर दिया गया है। तो यहाँ ऊर्जा प्रवाह क्या है, तो भारतीय तटरक्षक बल का एक क्या है, एक पोत है जिसे जो है वो गुजरात में क्या किया गया है, तट में शामिल किया गया है। कोची और तटरक्षक मुख्यालय 4 केरल और माहे संचालन कमान, ये सब बातें ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है नहीं, जो काम की बात है उतनी सिर्फ आपको मैंने बता दी है। ये पढ़ लीजिएगा मेरे दोस्तों, पढ़ने से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और पूरी बात आपको जानने को मिलेगी, क्योंकि इसमें समय बहुत लगता है, इस वजह से आपकी क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 25 अप्रैल 2022 को किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का विधिवत उद्घाटन किया। तो ये 30 अप्रैल तक जो है वो चलने वाला है और अमृत महोत्सव के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आपको याद क्या करना है, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, यह है जो किसान कल्याण मंत्रालय जो है उसके द्वारा इस प्रकार का एक अभियान जो है वो अभी हाल ही में क्या किया गया है, शुरू किया गया है। इसके बाद में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है वो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य क्या है, रोजमर्रा के जीवन पर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क तथा डिजाइन आदि के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक समाज के विकास में रचनात्मकता और नवोन्मेष के महत्व को क्या करना है, रेखांकित करना है। इस संगठन का विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है इसका मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत 1975 में इसका सदस्य बना था। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे मित्रों, यह है लॉरियंस अवार्ड, यानी अमेरिका की थॉम्स महिला कैटेगरी में बेस्ट इटली की फुटबॉल टीम
दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम। यहाँ पर है लॉरियंस अवार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो मेरे मित्रों एलन जो है, एलन थॉम्सन हेरा, इनको भी पुरस्कृत किया गया है। मैक्स वर्स्टॉप को भी पुरस्कृत किया गया है। एमा राडुकोनू 19 साल की राडुकोनू ने पिछले साल जो है यूएस ओपन जीता था और ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली क्वालिफायर खिलाड़ी बनी थी, तो इनको भी सम्मानित किया गया है। इसके बाद में एलन थॉम्सन हेरा जो है, इनको भी क्या किया गया, इसमें सम्मानित किया गया है मेरे मित्रों। तो यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं, स्पेन में वर्चुअल सेरेमनी में लॉरियंस स्पोर्ट्स अवार्ड की घोषणा हुई है। नीदरलैंड के फॉर्मूला 1 ड्राइवर मैक्स वर्स्टापेन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी और जमैका की एथलीट एलेन थॉम्सन हेरा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुनी गई है। पांचवा मौका रहा जबकि फॉर्मूला 1 ड्राइवर को जो है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। पहली बार जमैका की किसी खिलाड़ी को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। ब्रिटिश टेनिस प्लेयर ऑफ एमा राडुकोनू ने भारतीय जेवेलिन थ्रू और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को हराकर ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। मैंने थोड़े दिन पहले आपको एक खबर पढ़ाई थी कि जो हमारे नीरज चोपड़ा है उनको ये लॉरियंस जो है वो ब्रेक थ्रू अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन अब ध्यान रखिएगा अंतिम रूप से यह पुरस्कार मिला किसको है, तो एमा राडुकोनू को मिला है। उसमें भारतीय खिलाड़ी बाहर हो गए हैं। और इटली की फुटबॉल टीम को वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अमेरिकन फुटबॉलर टॉस ब्रेंडी को दिया गया है। और ये सब अवार्ड जो हैं वो आपको थोड़े थोड़े ध्यान रखने हैं। बाकी क्वेश्चन के माध्यम से ये सवाल मैं वापस आपको क्लियर कराऊंगा तो और ज़्यादा आपके स्पष्ट हो जाएंगे। इसके बाद योग प्रभा नाम का एक कार्यक्रम अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया, तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की उत्तरदायित्व में और ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपस्थिति में यह कार्यक्रम जो है वो सफदरजंग एयरपोर्ट पर जो है वो आयोजित किया गया था अभी हाल ही में। चलिए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। चेरनोबिल परमाणु आपदा जो है वो कहाँ पर संपन्न हुई, तो ये ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों 25 तारीख की घटना जो है वो 26 तारीख की 26 अप्रैल को है वो चेरनोबिल परमाणु आपदा सोवियत संघ में 1986 में घटित हुई। तो ये बहुत बड़ा हादसा माना जाता है। इसके बाद में भारत दुनिया में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है, यानी भारतीय जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी जो हैं वो अभी जो है वो सिंगापुर है, वियतनाम है, कंबोडिया है, इनके दौरे पर गए, वहाँ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे हैं। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं राजीव कुमार के स्थान पर 1 मई से वो डॉक्टर सुमन बेरी जो है वो उपाध्यक्ष का स्थान ग्रहण करेंगे। इसके अलावा और भी पढ़ना चाहें तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सीईओ अमिताभ कांत हैं, पूर्णकालिक सदस्य वीके सारस्वत और प्रोफेसर रमेश चंद्र डॉक्टर वीके पॉल वर्तमान में हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी थे। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। प्रथम सीईओ श्री सिंधु श्री खुल्लर थी। नीति आयोग न तो संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग में यह है तो सिर्फ आप लोगों को ध्यान रखना है, एक आदेश मात्र से स्थापित एक संस्था है। नीति आयोग में 5 पूर्णकालिक और 2 अंशकालिक सदस्यों का प्रावधान है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। पूर्णकालिक सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में प्रधानमंत्री, सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल पदेन सदस्य होते हैं और विशेष आमंत्रित सदस्य भी इसमें क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। ये सब बात हमारी हो चुकी है। अब बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो इतिहास की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और नया इतिहास का जो पोर्शन आपका है उसमें मुझे ये लगता है कि वीडियो के एग्जाम में भी और अन्य एग्जाम में भी आधुनिक भारत जो है उसमें जो स्वतंत्रता आंदोलन है उससे आगे आगे का जो 1885 से आगे का हिस्सा है वहाँ से ज़्यादा सवाल आते हैं। तो मैंने उस हिस्से को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप लोगों को शायद पसंद आएगा ये। यहाँ पर है निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण रहा। इनमें से आपको यह बताना है भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ उसके प्रमुख कारण इनमें से क्या रहे होंगे, आपको ये जवाब देना है। तो यहाँ है भारत में 1857 की क्रांति रही, प्रेस व समाचार पत्र रहे, या पाश्चात्य चिंतन का प्रभाव रहा, या उपरोपसगी। तो ये सभी कारण जो है वो उत्तरदायी कारण माने जा सकते हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए 1857 की क्रांति का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके साथ साथ प्रेस की स्वतंत्रता और समाचार पत्रों का भी बहुत योगदान रहा। विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों के माध्यम से जो है वो सूचना एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पहुंची। और पाश्चात्य चिंतक जो है उनका प्रभाव तो खैर था ही। जिस प्रकार इटली में पुनर्जागरण की घटना हुई ठीक उसी प्रकार जो है वो साहित्य क्षेत्र ने भी जो है वो पुनर्जागरण का काम यहाँ पर किया। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है, तो भारतीय राष्ट्रवाद जो है वो ब्रिटिश राज का शिशु था। यह बात जो है आर्क कोपलैंड के द्वारा कही गई थी मेरे मित्रों। आर्क कोपलैंड के द्वारा यह कथन जो है वो कहा गया था। चलिए इसके बाद अगला सवाल जरा देखिएगा। राष्ट्रवादियों की आर्थिक मांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। अगर आपको कम दिखाई दे रहा है तो थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं हम लोग।
यहाँ पर है, राष्ट्रवादियों की आर्थिक मांगों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य लगता है आपको। यानी राष्ट्रवादी जो आर्थिक डिमांड कर रहे थे उनमें से सबसे सही कथन क्या है। उन्होंने विदेशी पूंजी के भारी निवेश पर विरोध किया था। ये पहला ही कथन मुझे सही लग रहा है, क्योंकि उन्होंने वाकई में विदेशी लोग जो भारत में आकर विदेशी निवेश कर रहे थे वो भारतीयों के लिए बहुत खतरनाक था, और यह विकल्प इसका सही है। राष्ट्रवादियों ने आधुनिक उद्योगों के तीव्र विकास का विरोध किया, नहीं किया। जमींदारों के पुनः उसमें अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन चलाया, नहीं चलाया। इनमें से कोई नहीं, तो पहला कथन एकदम सही है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। यहाँ पर मेरे मित्रों है, नीरो बंसी बजा रहा था जब रोम जल रहा था, इस उक्ति को राष्ट्रवादियों ने किस घटना के संदर्भ में प्रयोग किया। नीरो बंसी बजा रहा था और जब रोम जल रहा था, यानी रोम में जब ये घटना हुई थी, पूरे रोम में विद्रोह मच रहा था, तब नीरो बंसी बजा रहा था, ऐसा कहा जाता है वहाँ पर। अगर आपने ये क्रांति पूरी पढ़ी है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। तो ऐसा ही भारत के संदर्भ में राष्ट्रवादियों ने किस घटना के संदर्भ में प्रयोग किया। तो जब यहाँ पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा था तो पूरा भारत जो है वो जल रहा था। भारत में विभिन्न प्रकार के असंतोष की घटनाएं हुई थी, लेकिन 1870 में जो है वो अंग्रेजों द्वारा दिल्ली दरबार का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। तो यह घटना उसी प्रकार है जिस प्रकार रोम में जो है वो नीरो ने बंसी बजाई और पूरा रोम जो है वो उस समय जल रहा था, वो अपने आनंद में मशगूल था। इस प्रकार की घटना को लेकर के यहाँ पर यह कोट जो है वो किया गया। अगला सवाल है, सम्राज्ञी विक्टोरिया 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने के आश्वासन दिया था, पर उनमें से कौन सा ऐसा आश्वासन है जो ब्रिटिश शासन ने जो है उसे पूरा किया था। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, और भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इसमें मित्रों मुझे एक ही कथन लिखता है कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा अंग्रेजों ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो नीचे दिया गया। ये सब काम अंग्रेजों ने किए थे, कहने के बावजूद भी। अंग्रेजों ने वादा किया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ऐसा किया था। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। यहाँ पर अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रवादियों की प्रारंभिक सफलता के रूप में निम्न में से किसे देखा जा सकता है। 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की, भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु वेलबी आयोग की स्थापना की गई, और 1892 जो है इसमें भारत विकास परिषद अधिनियम जो वो उन्होंने पारित किया। इनमें से कौन सा जो है वो सही जवाब है, आपको यह बताना है मेरे मित्रों। तो यहाँ पर देखिए 1886 में भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, ये कथन सही है। भारतीय व्यय की सीमा समीक्षा हेतु बेलबी जो आयोग है उसका गठन उन्होंने किया था। 1892 में भारत विकास परिषद अधिनियम जो है वो पारित किया था। इसका मतलब इसके तीनों कथन ही क्या हैं, इसमें सही हैं। आपको इतने हार्ड सवाल भी नहीं पूछेगा। तो मेरे मित्रों ये तो मैंने यूपीएससी और आरपीएससी से रिलेटेड जो सवाल हैं वो लिए हैं, लेकिन इनमें से कोई सवाल भी अगर पूछ लेगा तो आप करने की स्थिति में रहेंगे। इसमें आसान भी सवाल आएंगे, आप चिंता नहीं करें। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी विचार परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का नियमन तो नहीं करना था भैया। 1858 की घोषणा का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी भी विचार का परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। इसका मतलब जो है वो एक व दो दोनों कथन, आपके पहले दोनों कथन जो है वो इसमें क्या है, ये उद्देश्य थे। महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा थी उस विक्टोरिया घोषणा के ये उद्देश्य थे। चलिए इसके बाद अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्थान इनमें से कौन थी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, यंग बंगाल एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो इसका सही जवाब है मेरे मित्रों, यहाँ पर जो प्रमुख संस्था के रूप में मानी जा सकती है वो थी इंडियन सोसाइटी ऑफ कलकत्ता। इंडियन सोसाइटी ऑफ जो कलकत्ता है वो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो है वो एक प्रमुख संस्था के रूप में मानी जा सकती है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसके द्वारा की गई थी। जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स ग्रांट। इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो विलियम जोन्स जो है वो इसका सही आंसर होगा। विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना 1784 में कलकत्ता में की गई थी, एशियाटिक सोसाइटी। ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सब में आता है ऐसा सवाल। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस में उसका विलय कर दिया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित ऐसे संगठन का आपको क्या बताना है, नाम बताना है।
तो मेरे मित्रों ऐसा संगठन कौन सा था? इंडियन एसोसिएशन इस प्रकार का संगठन था जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित किया गया था, इंडियन एसोसिएशन। लेकिन 1886 में इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसमें क्या कर दिया गया था, मिला दिया गया था। इंडियन एसोसिएशन जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित किया गया, 1886 में इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसे क्या कर दिया गया था, मिला दिया गया था। तो चलिए मेरे मित्रों, आज की क्लास में मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर करने की कोशिश की और मेरी उम्मीद है आप लोगों को ये सब पसंद आया होगा और आगे भी इसी प्रकार आप लोगों के लिए प्रयास करते रहेंगे। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट है और आप तैयारी को मजबूत करते रहिए। करंट अफेयर्स की चिंता छोड़ दीजिए और वो चिंता करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। आप बस अपनी तैयारी को लगातार मजबूत करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं अगर चाहें तो अगली क्लास में वापस मिलते हैं। तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू।